तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ओके, सो तुम लोगों ने ऑलरेडी ग्राफ्स पहले ड्रॉ किया है। सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस थ्री मेन टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ओके, या फिर मैं ग्राफ्स बोल सकता हूँ। ठीक है, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना क्या होता है, कोई भी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को हम लोग विजुअल एक फॉर्म में ला सकते हैं। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास सोचो 1000 या फिर 1 लाख लोगों का डेटा है। सपोज यू हैव द एंटायर डेटा ऑफ यू हैव द एंटायर सेंसस डेटा। सेंसस डेटा बोला था ना फर्स्ट क्लास में, मतलब स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट क्लास में बोला था सेंसस के बारे में। हाँ। सबको याद है सेंसस के बारे में? यस सर। तो सेंसस में ऑल ओवर इंडिया में जितना सिटीजन्स है सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो इट्स अ डेटा कलेक्शन प्रोग्राम। अभी वो सोचो तुम्हारे पास वो डेटा है। सो तुम हर एक डेटा को अगर इंडिविजुअली देखोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है कि नहीं? एंड यू वोंट बी एबल टू मेक डिसीजंस। मैंने एक चीज बताया था कि हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वहाँ पे इस डेटा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, टू इन ऑर्डर मैंने इन ऑर्डर टू यूज दैट डेटा, मैंने यूजफुली, मतलब अगर उसको अच्छा से मतलब प्रॉपरली यूज करना है, देन यू हैव टू यूटिलाइज्ड इन ए फॉर्म दैट इज कैपेबल, दैट मेक्स इट इजियर फॉर यू टू मेक डिसीजन। समझ में आ रहा है? तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो हेल्प में आना चाहिए, अदरवाइज वो डेटा का कोई काम नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये डेटा का जो कलेक्टेड डेटा होता है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, सो गवर्नमेंट, तो सबसे ज्यादा सेंसस को कौन यूज करता है? गवर्नमेंट यूज करता है। अभी गवर्नमेंट क्या करता है उस डेटा को यूज करके, दे फॉर्मुलेट डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सब निकाल के दे हेल्प टारगेटेड पीपल, टारगेटेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। सो दैट इज द यस यूज सर। ऑफ। बाकियों को नवोदय ऋषिकेश समझ में आ रहा है? हाँ सर। ऋषिकेश समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो वो सेंसस डेटा को हम लोग अगर एक एक करके हर एक आदमी का देखने जाए, सम क्रोर्स ऑफ डेटा मिलेगा तुमको, क्रोर्स ऑफ डेटा पॉइंट्स फॉर अ सिंगल कैटेगरी। अभी वो क्रोर्स ऑफ डेटा तुम एक एक करके देख के डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसोलिडेट दैट डेटा एंड इवन बेटर वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन ए ग्राफिकल फॉर्म। तो ग्राफिकल फॉर्म, जैसे तुम लोगों ने एक चीज सुना है, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सुना है ये चीज? सुना है? सर पिक्चर या एक्शन? पिक्चर पिक्चर एक्शन कहाँ से है? शाश्वत हाँ, गुप्ता? सुना है। हाँ। सो हम लोग अगर कोई चीज विजुअली देखते हैं तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी अंडर सोचो एक तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, उसी चीज का अगर तुम एक विजुअलाइजेशन देखोगे या फिर तुम एक इमेज में देखोगे, इसलिए देखना बुक में कोई भी डायग्राम है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, वो साइड में उसका एक इमेज रहता है। क्यों? सो दैट वी कैन रिलेट व्हाट वी आर स्टडिंग। ओके, सो ग्राफिकली अगर डेटा को तुम रिप्रेजेंट करोगे तब क्या होगा, you will be able to understand the data better. ठीक है, because as humans we are very good at understanding pictures. ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल इमेजेस, इलस्ट्रेशन, ये सब हम लोग जल्दी कैच कर पाते हो। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग का ब्रेन ज्यादा इमेजेस से जल्दी सीख पाता है rather देन टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ। So that is why
जैसे मैंने बोला था, तो सेंसस का डेटा अगर तुम्हें सोचो एज का वेरिएशन निकालना है कि कितना कितने एज ग्रुप्स है। सोचो तुमने 5 ग्रुप्स बनाया, 0 to 15, 15 to, जैसे कोविड वैक्सीन के लिए जो एज ग्रुप बनाया गया था, क्या एज ग्रुप बनाया था, क्या 0 to 18 था, 18 to 48 या 36 था मोस्ट प्रोबेबली, और 3 ग्रुप था मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो पहले सीनियर सिटीजन को दिया गया था, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर रेंज निकाला गया था। उसके बाद तुम्हारा जो यंग पॉपुलेशन है उन लोगों के लिए था। उसके बाद जो बिलो 18 ईयर्स के थे, ठीक है, नॉन एडल्ट, उनको और एक ग्रुप में डाला गया था। ठीक है, सो older people were more vulnerable, so they formulated an idea that those people have to be vaccinated first. So that is why गवर्नमेंट ने क्या किया, सीनियर सिटीजन मतलब वो 46 या 45 एज के पहले ऊपर में जो था, उनको हमारा वैक्सीनेशन पहले दिया गया। आफ्टर दैट द पॉपुलेशन अबव 18, और सो शायद बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर तुम लोगों का भी वैक्सीनेशन का टर्न आ जाए। सो ये जो डेटा निकाला गया है ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन निकाला गया। पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज तुम्हारा सीनियर सिटीजन्स है, कितना पॉपुलेशन तुम्हारा मतलब 18 के ऊपर है बट सीनियर सिटीजन के ग्रुप में नहीं आता है, वो कैसे निकाला, दैट दे हैव फाउंड यूजिंग द सेंसस डेटा। ठीक है, तो सेंसस डेटा से हम लोग निकाल सकते। तो कितना पुराना डेटा है, 2011 का डेटा है, लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। वो डेटा को यूज करके उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। एक्सट्रापोलेट जैसे तुम सोचो एक आदमी का 2011 में इस एज ग्रुप में पढ़ रहा था, ऑब्वियसली इस मतलब आफ्टर 10 ईयर्स दूसरा इस ग्रुप में पढ़ सकता है। सो बेस्ड ऑन दैट दे एक्सट्रापोलेटेड द एंटायर डेटा, एंड अभी 2021 में क्या हो, मतलब क्या एक फॉर्म में मिलता तुमको डेटा, अगर आज के दिन कलेक्ट किया गया था तो वो अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते। सो यूजिंग दैट दे हैव स्प्लिट द पॉपुलेशन इनटू थ्री एज ग्रुप्स। ठीक है, द सीनियर सिटीजन एज ग्रुप, ठीक है, द तुम्हारा नॉन एडल्ट एज ग्रुप एंड द एडल्ट एज ग्रुप। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस 3 एज ग्रुप्स बनाया एंड बेस्ड ऑन उन लोगों को अकॉर्डिंगली वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया गया। सो यही चीज को ग्राफिकली अगर तुम ड्रॉ करोगे सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया। ठीक है, यू कैन गेट द परसेंटेज, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का तुम्हारा। सो फॉर दैट वी कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स सच एज बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। तो ये सब यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हर एक देखो हर एक ग्राफ का अलग अलग फायदा है। ठीक है, हर एक ग्राफ का अलग अलग यूज केस होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यू कैनॉट, तुमको सोचो एक टाइप का डेटा इन्फरेंस चाहिए तो वो कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ग्राफ से ही मिलेगा, बाकी ग्राफ से नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है, हाँ। काफी समझ में आ रहा है। Yes, sir. सो ग्राफिकली Yes. अगर हम, ऋषिकेश समझ में आया। Yes, sir. सो वी हैव 3 डिफरेंट, तुम लोग के सिलेबस में अभी तुम लोग के बुक में क्लास 9 में और मतलब क्लास 10 में और ज्यादा मिलेगा, बट एज ऑफ नाउ तुम्हारा बुक में there are 3 different types of graphs, graphical representation by which we can represent data in a graphical form. So वो 3 टाइप का ग्राफ, हर एक ग्राफ का अलग खुद का एक एडवांटेज है, खुद का एक प्रॉपर्टी है, खुद का एक यूज केस है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा ग्राफ किस टाइम में यूज करना चाहिए, कौन सा टाइम में बेटर होता है, और हम लोग अकॉर्डिंगली वो ग्राफ ड्रॉ करना भी सीखेंगे। ठीक है, सो द 3 graphs in your book, the 3 graphs given in your book are बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ठीक है, सो बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स, और नंबर 3 क्या है,
frequency polygons. ओके, हर एक का यूज केस अलग अलग है। बार ग्राफ जिस केस में यूज करोगे हिस्टोग्राम उस केस में यूज नहीं करोगे, हिस्टोग्राम दूसरा यूज केस में यूज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहाँ पे यूज करता है वो भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद बार ग्राफ। बार ग्राफ इज द सिंपलेस्ट वन। तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ तुम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है, ऋषिकेश याद है, लास्ट ईयर पढ़ाया था। हाँ सर। सो बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ तुम्हारा इज एक्चुअली ड्रॉन व्हेन यू हैव स्पेसिफिक कैटेगरीज। तुम्हारे पास कुछ कुछ कैटेगरीज है। सोचो फॉर एग्जांपल योर मार्क्स। ठीक है, तुम्हारा सोचो तुम कितना सब्जेक्ट में अपियर किया। सोचो यू हैव अपियर्ड फॉर 6 सब्जेक्ट्स। ओके, एंड इन दो 6 सब्जेक्ट्स ऑल द सब्जेक्ट्स वेर फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, तो अगर तुमको खुद का परफॉर्मेंस मेजर करना है कि हर एक सब्जेक्ट में मेरा परफॉर्मेंस किस में बेटर हुआ, किस में खराब हुआ, सो इफ यू हैव टू फाइंड दैट, ठीक है, सो you can do that by drawing the bar graph where each bar will represent the marks in each subject. समझ में आया? तो हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बार रहेगा। ओके, एंड द हाइट ऑफ दैट बार विल शो यू हाउ मच मार्क्स हैव यू स्कोर्ड। समझ में आ रहा है? सो ये तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि बार ग्राफ किस किस को पता है बार ग्राफ क्यों यूज होता है, मतलब कब यूज होता है, थोड़ा सा भी आइडिया? शाश्वती, आइडिया है? हाँ है। तो ये वाला एक हो गया तुम्हारा। सोचो एक टाइप का ग्राफ हो सकता है, जैसे मैं बार ग्राफ का, सो बार ग्राफ कब यूज होता है मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। बार ग्राफ a graph consisting of यहाँ पे consisting of नहीं है, graph showing the numerical values यहाँ पे distinct categories of data। ठीक है, where each part represents a data category। समझ में आया? तो बार ग्राफ का मैं ऐसे रफली थोड़ा सा डायग्राम बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करना, यहाँ पे एक यूज केस देता हूँ। यहाँ पे पहला वाला यूज केस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल you have to find out, you have to depict pictorially that या फिर graphically that तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स उठा है। ठीक है, सो suppose you have to draw a graphical representation of marks scored by a student in all subjects।
इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, इन एवरी सब्जेक्ट, क्लियर। सो सपोज द डेटा इज लाइक दिस, सोचो सब्जेक्ट यहाँ पे है, मार्क्स यहाँ पे, सो मार्क्स तो मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल है, सोशल साइंस है, उसके बाद तुम्हारा और क्या सब्जेक्ट है तुम लोगों का, क्या सब्जेक्ट होता है, और लैंग्वेज होता है, तो MIL लिख देते हैं। सो दिस सब सोचो ये 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। सो हर एक सब्जेक्ट में सोचो स्टूडेंट हैज गॉट मार्क्स लाइक दिस, थोड़ा वेरी करते कभी तुम्हारा, जैसे तो 70 मिल गया, यहाँ पे तुम्हारा 83 मिल गया, यहाँ पे कभी तुम्हारा 60, ठीक है। सो हाँ, सो सपोज दिस आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑलवेज वी राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ऑलवेज वी राइट द कैटेगरीज। इन बार ग्राफ में क्या होता है, जो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज होते हैं, यहाँ पे बोला एवरी सब्जेक्ट में जो मार्क्स स्कोर किया गया है उसको रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ, है कि नहीं। सो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज क्या क्या है, डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है तुम्हारा हर एक मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग डिस्टिंक्ट कैटेगरी हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। सो हर एक सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस विल कंटेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज, समझ में, यूजुअल न्यूमेरिकल होता है, परसेंटेज होता है, ये सब होता है, ठीक है। वेर एवरी कैटेगरी एज अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू कैन इज ऑफ यूनिफॉर्म टाइप, तो इसका टाइप सेम होना पड़ेगा, ऐसा नहीं मैथ्स का मार्क्स तुमको 80% में दिया गया है और इंग्लिश का मार्क्स एक्चुअल मार्क्स में, मतलब जो वैल्यू है उसका दिया है, दैट इज नॉट द केस, ओके। सो दोस वैल्यूज हैव टू बी सेम बिकॉज द अदर वैल्यूज हैज टू बी, दोस वैल्यूज हैव टू बी कंपेयर्ड यूजिंग द वाई एक्सिस, ठीक है। सो इसी चीज को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, लेट अस ड्रॉ ए टू वे ग्राफ। सोचो ये हमारा ग्राफ, ओके, समझ में आ रहा है। हाँ। तो मैं अभी क्या करूंगा, how many categories do I have 1 2 3 4 5 categories, so obviously I have to make 5 gaps, okay। so मैं एक काम कर सकता हूँ, तुम लोगों को भी बोल रहा हूँ, देखो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, एकदम सिंपल वर्ड, सिंपल तरीके से और प्रॉपर फॉर्म में होता है, ठीक है। कभी भी फर्स्ट बार को वी नीड 5 कैटेगरीज हियर, ठीक है। सो वी कैन से सब्जेक्ट्स, तो वी विल प्लेस सब्जेक्ट्स हियर, इस एक्सिस में these are the subjects and this will be the marks, समझ में। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ड्रॉ करने के लिए वो एकदम सिंपल तरीका है, कैसे बता रहा हूँ। सोचो तुमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया, ओके। सो व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू ड्रॉ 5 गैप्स, है कि नहीं, और बार का थिकनेस भी होता है। सो यू कैन डू व्हाट, यू कैन टेक आउट सम स्पेस, अगर मतलब तुम गैप निकाल सकते हो, ठीक है। सो ज्यादा अगर कैटेगरीज है तब भी ये ट्रिक काम में आता है, तो देखो यहाँ पे एक गैप लेना, ठीक है। कभी भी ग्राफ फर्स्ट वाला बार जो है यहाँ पे मार्क लगा मत देना। सो व्हाट यू डू, सपोज दिस इज 0, यहाँ पे छोटा सा एक गैप, सोचो 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 0.5 सेंटीमीटर का तुमने गैप लिया।
अभी तुम बार का विड्थ कितना चाहते हो? बार का विड्थ तो तुम यू वांट इट टू बी 1 सेंटीमीटर। ओके, सो तुमने 0.5 यहाँ पे लिया और 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया, ठीक है। सो दिस विल बी द फर्स्ट बार। अभी यहाँ से यहाँ तक जो गैप लिया था ये कितना था? 0.5 था, है कि नहीं? सिमिलरली ये 0.5 गैप यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। सिमिलरली ये 0.5 गैप तुम क्या करोगे? 0.5 गैप लेके यू ड्रॉ द सेकेंड, यू ड्रॉ द लाइन फॉर द सेकेंड बार, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये बार के बीच में गैप मेंटेन करना, गैप ऑलवेज मेंटेन करना, ठीक है। तो अभी से सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे। सो वी हैव गॉट 2 बार्स। ओके, ये मतलब ये मेरा लाइन बहुत बड़ा है इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा भी ले सकता हूँ, बट लेट मी डू इट लाइक दिस। ओके, सो तुम्हारा पास 1 हो गया, 2 हो गया, अभी कितना चाहिए? वी नीड मोर 3, है कि नहीं? तो अभी सिर्फ फिर से 0.5 का गैप लूंगा। 0.5 का गैप लेके यहाँ पे मैं फिर से 1 सेंटीमीटर का जो विड्थ ऑफ द बार है, तो वी हैव गॉट द थर्ड बार, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, तो फोर्थ वन थर्ड वन के बीच में क्या होगा? सेम, जो सेकेंड वन और थर्ड वन के बीच में गैप है वही हमारा यहाँ पे भी होगा। सो दैट इज 1 सेंटीमीटर हो गया ये वाला। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, सेम 0.5 का गैप और यहाँ पे बार का विड्थ 1 सेंटीमीटर हो गया। सो ये तुम्हारा मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट द लेबल। सपोज दिस इज फॉर द मार्क्स ऑफ मैथ्स। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश, उसके बाद तुम्हारा हो गया ये साइंस। समझ में आ रहा है? ये हो गया साइंस का। उसके बाद तुम्हारा ये वाला हो गया सोशल, और ये हो गया एमआई, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे? मैथ्स का मार्क्स देखो, मैथ्स का मार्क्स हम लोग को ड्रॉ करने के लिए एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 60 है ना, 60, 85, तो वी आर सीइंग मोर वैल्यूज टुवर्ड्स द हायर एंड, ठीक है। सो हम एक काम कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ ए किंग हियर। सुना है कभी किंग के बारे में? सुना है? देखो देखो बिलो 50 हम लोग को नहीं चाहिए, और यू कैन डू वन थिंग, 95 है, 80 है, सो वी कैन ड्रॉ इट बाय 10 10 करके भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वन केस। अगर ज्यादा बहुत बड़ा वैल्यूज है, तो तुम्हारा वैल्यूज 300 से स्टार्ट होता है, तब तो मैं 0 से स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। तुमने यहाँ पे तो 0 लिख दिया है, तो 0 से 300 का जो गैप है हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? ऐसे किंग लिख देते हैं। किंग का सिंबल क्या था? भूल ही गया। ऐसा टाइप का होता है, ठीक है। तो ये किंग देने का मतलब क्या है? ये तुमने मतलब छोटा कर दिया है इसको। ओके, समझ में आ रहा है सबको? तो अभी के लिए यहाँ तक 100 तक वैल्यूज है, तो मैं 100 तक वैल्यूज लेता हूँ। सो लेट मी ड्रॉ 10 10 करके लेता हूँ। सो 10 10 करके अगर लोगे तो 1 सेंटीमीटर करके लेता हूँ। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, तो ये हो गया 100। तो हर एक का वैल्यू कितना है? गैप कितना है? 1 1 सेंटीमीटर करके। सो दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100।
ओके, समझ में आया? तो अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मार्क्स देखूंगा, मैथ्स का मार्क्स, तो मैथ्स का मार्क्स कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ओके, सो विल डू व्हाट, विल ड्रॉ ए लाइन ज्वाइनिंग, स्केल से ड्रॉ करना, जब फ्री हैंड ड्रॉ मत करना मेरी तरह, joining this line, okay, up to this level, and similarly we'll draw and join ऐसे, ऐसा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, स्केल यूज करना, स्केल से अच्छा से मार्क कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली इंग्लिश का देखो, इंग्लिश का कितना है, 95 है। 95 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, इस जगह में आ रहा है, दिस इज 95 है कि नहीं, मिडिल पॉइंट बिटवीन, मिड पॉइंट बिटवीन 90 एंड 100। तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इस लेवल से, इस लेवल से हम लोग यहाँ तक जाएंगे, एंड विल draw like this and we'll join this points, okay, समझ में आ रहा है? सो ये हो गया, ठीक है, सीधा ड्रॉ करना, सीधा स्केल से। ओके, सो ये हो गया 95। साइंस में कितना है, 70, तो 70 यहाँ तक है। सो वी विल कम हियर एंड वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट, ठीक है। समझ में आया सबको? ऐसा लाइन टेढ़ा बेढ़ा ड्रॉ मत करना मेरी तरह। समझ में आ रहा है सबको? So what is our social हाँ science? Social science कहाँ पे आ रहा है, 85, so 85 will be here। so इस लेवल में जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोशल साइंस के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी सोशल साइंस का बार ड्रॉ करना है हम लोग को। so we'll join this line, और लास्ट में क्या है, 60 है, तो 60 कहाँ पे है, यहाँ पे। सो विल कम हियर, तो एक चीज ध्यान में रखना, ये जो विड्थ है इसको क्या बोला जाता है, विड्थ ऑफ द बार। सो विड्थ ऑफ द बार को सेम रखना है, और सिमिलरली बार के बीच में जो गैप है, ये गैप और ये गैप को मेंटेन करना है। सिमिलरली ये गैप और ये गैप को भी मेंटेन करना है। समझ में आया? दिस गैप हैज टू बी मेंटेन एंड सिमिलरली दिस गैप हैज टू बी मेंटेन। इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? सिमिलरली दिस गैप, दिस गैप, दिस गैप, दिस गैप एंड दिस गैप, सो क्या कहा जाता है, width of the bar। so width of the bar has also needs also be sorry, width of the bar also needs to be same। समझ में आया? और यहाँ पे एक चीज लिखना भूल मत जाना, यहाँ पे स्केल लिखना, नीचे वाला एक्स एक्सिस का स्केल नहीं चाहिए। ओके, क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज नीचे में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई वी डोंट नीड द स्केल फॉर द एक्स एक्सिस इन अ बार ग्राफ, वी नीड इट फॉर द वाई एक्सिस, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं अलोंग वाई एक्सिस, क्या लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ओके, समझ में आया? और हर एक ग्राफ के नीचे ग्राफ के बारे में लिखना, ठीक है, ऐसा लिखना, फिगर बार ग्राफ ऑफ समझ में आया?
हाँ तो यहाँ पे देखो, तुमको ये वैल्यूज दिखने का जरूरत भी नहीं। अगर कोई तुमको पूछे कि किस सब्जेक्ट में तुमको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है, then you can just look at the bars, the height of the bars, and you can directly say हाँ सेकेंड वाला बड़ा है, कौन सा सब्जेक्ट का है, इंग्लिश का है, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में सबसे ज्यादा मार्क्स मिला है कि नहीं। दिस इज ओनली फॉर 6 कैटेगरी वैल्यूज। अगर तुम्हारे पास हो तो 100 कैटेगरीज हो, तब तुम्हारा ये इजी हो जाता है कि नहीं। यू कैन जस्ट फाइंड द हाईएस्ट हाइट ऑफ, मतलब जिस वो बार को निकाल सकते हो कि जिसका सबसे हाईएस्ट हाइट है, टॉलेस्ट हाइट है, और उसको तुम क्या कर सकते हो, उसको तुम आंसर कर सकते हो कि हाँ वो ये इसका वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वाई एक्सिस में सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जिसका हाइट सबसे लोएस्ट है उसका वैल्यू भी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी लोएस्ट होगा जो वाई एक्सिस में वैल्यू। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आया? हाँ एनीवन हैविंग डाउट्स? No, sir. No, sir. So let me write some points to remember. While drawing a bar. Number 1 point. ठीक है, समझ में आया? लास्ट में क्या? हर वक्त वाई एक्सिस से हुआ बात नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बार ग्राफ्स, ओके, दिस इज द वर्टिकल बार ग्राफ और एक होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ऐसा होता है, तो साइंस ऐसा है, मैथ्स ऐसा है, सोशल ऐसा होता है। देखा है ना तुम लोगों ने? देखा है ऐसा? हाँ So this is called the category axis and this is called the value axis. समझ में आ रहा है? So इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैटेगरी एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं, समझ में आया? So this is an example of a horizontal bar graph. This is a vertical bar graph. Vertical bar graph कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन है
हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ क्लियरली तुमको ड्रॉ करने देगा. सो बाय डिफॉल्ट बार ग्राफ मीन्स वर्टिकल बार ग्राफ. ओके, समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. सबको समझ में आया? नवोदीप, ऋषिकेश? हाँ sir. Yes, sir. सो ये था हम लोग का एक एग्जाम्पल. तो सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड द कैटेगरी एक्सिस. दिस इज कॉल्ड द वैल्यू एक्सिस. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्लियर? समझ में आया? हाँ. सो नेक्स्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ बार ग्राफ का. एग्जांपल नंबर बी. बार ग्राफ कैसा हो सकता है? सोचो, गर्मी का टाइम है. सपोज अभी तो अगस्त सितंबर में बहुत गर्म होता है. सो peak temperatures सपोज दिस इज एग्जाम्पल. इसी चीज को हम लोग बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? यस और नो? समझ में आ रहा है? हाँ. तो कैटेगरी एक्सिस में क्या होगा? यहाँ पे कैटेगरी एक्सिस में क्या क्या होगा? कैटेगरी एक्सिस में तुम्हारा होगा नेम्स ऑफ सिटीज, है कि नहीं? और वैल्यू एक्सिस में क्या होगा? है कि नहीं? अरे पीक टेम्परेचर नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर. ठीक है, वहां पे हम लोग पीक को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एंड व्हाट विल ईच बार रिप्रेजेंट? Sorry, not each bar, the height of each bar yes or no? यही होगा ना? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है कैसे यूज किया? Yes, sir. ऋषिकेश, नवोदीप?
Yes, sir. Yes, sir. तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स अंडरस्टूड. ओके, तो ये होता है. सिमिलरली तुम लोग का बुक में भी कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सो बार ग्राफ इज a pictorial representation of data in which usually bars of uniform width मतलब equal width. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था यहाँ पे, देखो एक पॉइंट लिखा था, मेक श्योर दैट द width of every bar is same. तो हर एक बार का width सेम रखना पड़ेगा. ठीक है, सो with equal spacing. ये जो equal spacing वाला पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा था, मेक श्योर दैट द गैप बिटवीन ईच बार इज द सेम. मतलब द स्पेसिंग बिटवीन ईच बार, मतलब एक बार और दूसरे बार के बीच में जो गैप होता है वो सेम रहना पड़ेगा. ओके, डिपिक्टिंग द वेरिएबल. सो वेरिएबल जो चेंज वो होता है उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर रखते हैं. ठीक है, एक्स एक्सिस में मेनली हम लोग जो कैटेगरीज बोल रहे, कैटेगरीज आर वेरिएबल. वाई? हर एक कैटेगरी का वैल्यू अलग अलग होगा. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल. जैसे मैथ्स एक वेरिएबल हो गया, इंग्लिश एक वेरिएबल हो गया, साइंस एक वेरिएबल हो गया, सोशल एक वेरिएबल हो गया, एमआईएल एक वेरिएबल हो गया. दैट इज वाई आर दे कॉल्ड वेरिएबल, बिकॉज दे हैव डिफरेंट वैल्यूज. है कि नहीं? मैथ्स का अलग वैल्यू, इंग्लिश का अलग वैल्यू, इसलिए दे आर नॉट फिक्स्ड. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल. समझ में आ रहा है? Is it clear? Yes. But what about the y axis? Y axis में क्या होता है? Y axis में होता है तुम्हारा वैल्यूज. जो वेरिएबल का वैल्यू है वो वहां पे रहते हैं. ठीक है, दोज वैल्यू मे चेंज इन ए डिफरेंट ग्राफ इन द सेम कॉन्टेक्स्ट. सिमिलरली यहाँ पे मैं सेम चीज को अगर मैं अलग टेम्परेचर में लिखूं, सोचो पीक टेम्परेचर्स ऑफ मेजर इंडियन सिटीज ड्यूरिंग जुलाई. जुलाई का ग्राफ चेंज हो जाएगा. ऐसा हो सकता है जुलाई में किसी किसी स्टेट में मानसून रहता है, जैसे हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में मानसून रहता है, नॉर्दर्न साइड में तुम्हारा समर रहता है. ठीक है, मतलब समर नहीं, मतलब वहां पे गर्मी ज्यादा होता है. ठीक है, सो दैट इज वाई अगर मैं समर 2021 को हटा के जुलाई 2021 लिख दूं, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली तुम्हारा ग्राफ चेंज हो जाएगा. मतलब वेरिएबल सेम रहेगा. यस और नो? समझ में आ रहा है? वेरिएबल्स विल रिमेन द सेम. मतलब सोचो तुम 5 इंडियन सिटी, तो मेट्रो सिटीज का तुम नाम यहाँ पे नाम लिखा था, 5 मेट्रो सिटीज का नाम लिया था. अभी वही सेम मेट्रो सिटीज है, वो वैल्यूज एक्सिस में भी सेम टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बट द हाइट्स ऑफ द बार विल चेंज. यस और नो? And accordingly the values of the variables will change based on the context. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. So if the context is changed, category axis remains the same, value axis remains the same, still the graph will become different. Why will the bar become different? Because the heights of the bars will become different. ठीक है, that is why we can say that कैटेगरी एक्सिस में जो वैल्यूज होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल्स बोल सकते हैं. अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? हाँ. हाँ सर. Yes, sir. सो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, इसी बार ग्राफ का एक एग्जांपल है यहाँ पे. लुक एट एग्जांपल 6. ठीक है, तो हाइट्स ऑफ द बार डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. जो वेरिएबल का वैल्यू गिवन है डेटा में, मतलब कलेक्टेड डेटा में, उसी को हम लोग हाइट ऑफ द बार हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट हाइट ऑफ द बार कोरेस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू डिनोटेड बाय दैट लेवल ऑफ वाई एक्सिस. मतलब वैल्यू एक्सिस में जो वैल्यू है उस हाइट तक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम लोग हाइट बार का हाइट को लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जनवरी में क्या है? 3 है. तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे? जनवरी का बार का हाइट हम लोग 3 तक ले जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एक वेरी इंटरेस्टिंग वन. सपोज द टीचर वांट्स टू नो दैट किस महीने में ज्यादा स्टूडेंट्स का बर्थडे. ठीक है, सो ऑटोमेटिकली वी कैन सी
August has the most number of students whose birthday falls in August, है कि नहीं? So the most number of students have their birthday in August. So ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ से कलेक्ट किया गया था, और एक डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके वहां से निकाला गया कि हाँ इसका 1 मंथ 2 मंथ ऐसे करके निकाला. सो 1 2 3 4 ये सब क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है. सो जनवरी में सोचो तुम्हारा 3 स्टूडेंट है, कैसे रीड करोगे ग्राफ को, जनवरी में 3 स्टूडेंट्स, फरवरी में 4 स्टूडेंट्स, मार्च में 2 स्टूडेंट्स, अप्रैल में 2 स्टूडेंट्स, मई में कितना है 5. तो कैसे निकाल रहा हूँ, आई एम कंपेयरिंग द हाइट of the bar against that variable with the corresponding value in the value axis, ठीक है. So that height will match and the bar will represent that value which is given in the value axis. समझ में आया? हाँ. So this is how bar graphs are represented. ठीक है. अगस्त में कितना है, अगस्त का मार्क कैसे निकालोगे, जैसे देखो दो चीज दे सकता है एग्जाम में, तुम लोग को ग्राफ ड्रॉ करने भी दे सकता है और यू मे बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट अ ग्राफ. इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, यू हैव टू रीड अ ग्राफ, यू हैव टू फाइंड वैल्यूज फ्रॉम अ ग्राफ, ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देगा. सो फ्रॉम देम यू हैव टू फाइंड आंसर्स, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. तुम क्या करोगे, नवंबर वेरिएबल में जाओगे, नवंबर वेरिएबल का बार का हाइट देखोगे, कितना हाइट है, यहाँ तक हाइट है. तो अभी ये हाइट पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, इस एक्सिस में हम लोग क्या करेंगे, स्केल बैठा के उसका लेवल देखेंगे, कौन सा नंबर पे वो टच कर रहा है, वो 4 पे टच कर रहा है. दैट इज व्हाई वी कैन से दैट नवंबर में कितना स्टूडेंट्स का जन्म हुआ था, 4. समझ में, ओनली 4 स्टूडेंट्स वर बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर. समझ में आया? हाँ. सो सिमिलरली अगर तुमको कोई मैक्सिमम नंबर, किस महीने में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जन्म हुआ, तो ऑब्वियसली तुम क्या करोगे, यू विल फाइंड द फर्स्ट टारगेट होगा तुम्हारा, यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट बार विच इज द टॉलेस्ट, ठीक है. एक से ज्यादा भी रख सकता है बट you have to find the tallest bars. Okay, so the tallest bars, so in this case is only one, so that is for the variable August. So we can say that August के महीने में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का जन्म होगा. Okay, so we have found the answer. सिमिलर अगर कोई तुम्हें पूछे जाए इसी क्वेश्चन में तुम्हारा मिनिमम, ठीक है, इस महीने सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जन्म होगा, सो ऑब्वियसली यू विल फाइंड द बार विच हैज द स्मॉलेस्ट हाइट, है कि नहीं. सो by finding that you can note that, हाँ किस महीने में बोलो, किस महीने में सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जन्म हुआ था, Sir, June. and exactly how many students were born in June? 1. Sir, 1. So how did we find that? We found that by finding the height of the bar corresponding to the scale used here. ये कौन सा वाला स्केल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला स्केल है, ठीक है. यहाँ पे ये सेंटीमीटर का स्केल नहीं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर नहीं है, दिस 1 स्टूडेंट, दिस 2 स्टूडेंट, दिस 3 स्टूडेंट्स, है कि नहीं. समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ. Yes, sir. Yes, sir. मुझे पता है तुम लोगों को ऑलरेडी ये चीज मालूम है, मैं फिर भी थोड़ा सा फॉर्मुलाइज तरीके से समझा रहा हूँ, बिकॉज तो ताकि तुम लोग को कोई डाउट होता है ना, कुछ इजी टॉपिक्स में भी कुछ कुछ छोटा छोटा डाउट रह जाता है. सो मैं एक फिर से समझा रहा हूँ, एक बार समझ. ओके, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग. सो ये हो गया. सिमिलरली यहाँ पे देखो हेड्स है, ठीक है. तो एक फैमिली क्या कर रहे हैं, 20,000 का उसका फैमिली इनकम है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे स्पेंड इन ऑन डिफरेंट पर्पजेस, है कि नहीं, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट हेड्स में खर्चा करते हैं. जैसे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए तुम्हारा 4,000 खर्चा करते हैं, रेंट के लिए 5,000 खर्चा करते हैं, एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 5,000 खर्चा करते हैं, मेडिसिन के लिए 2,000, फ्यूल के लिए 2,000, एंटरटेनमेंट के लिए 1,000, मिसलेनियस के लिए 1,000. तो
इसी चीज को हम लोग ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं, वेयर द हेड्स विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए कैटेगरी, है कि नहीं, हर एक हेड को हम लोग एक कैटेगरी हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे और उस कैटेगरी का वैल्यू को हम लोग वैल्यू एक्सेस पे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखो 1000 रुपीज दिया है तो ऑब्वियसली 1000 2000 करके मत लिखना, ऑलवेज राइट 1 2 3 4 और यहाँ पे साइड में क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर ब्रैकेट में इन 1000 रुपीज। सो 1 जब तुम लिखोगे 1 मीन्स द एक्सपेंडिचर इन 1000 रुपीज, मतलब 1000 मीन कर रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है? सब ग्राफ में 1 to 10 ही होगा नंबर। छोटा नंबर्स यूज करना, मतलब कोट करने का कोशिश करना, सो दैट योर ग्राफ बिकम लुक्स नीट एंड क्लीन, ठीक है। मैं यहाँ पे कर सकता था, मैं यहाँ पे 0 लिख सकता था, उसके बाद 1000 लिख सकता था, 2000 लिख सकता था, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट 1 2 3 4 मतलब सिंगल डिजिट या डबल डिजिट लिखने में तुम्हारा ग्राफ सुंदर लगता है, ग्राफ नीट एंड क्लीन लगता है, ठीक है। दैट इज वाई ट्राई टू राइट वैल्यूज लाइक दिस, ओके। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं स्केल कैसे लिखूंगा इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ का स्केल होगा along the y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000, समझ में आ रहा है? हाँ वही, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में तुम्हारा कौन सा कैटेगरी है, क्या टाइप का कैटेगरी है वो लिखना, जैसे यहाँ पे दिस एक्सिस इज फॉर द हेड्स, ये इसका लेबल है, इसका ये एक्सिस का लेबल है, ठीक है। ऑलवेज राइट द एक्सिस लेबल। तो ये पॉइंट पे मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, नंबर 6 पॉइंट, write appropriate labels for the category and value access बोलते हैं इसको, ठीक है, एंड ठीक है, समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ Yes, sir. तो तुम लोग जब ड्रॉ करोगे ऑलवेज ड्रॉ द वर्टिकल वन, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। सो ऑलवेज यूज द वर्टिकल बारग्राफ यूज करना, हॉरिजॉन्टल बारग्राफ मत यूज करना, ओके। अगर क्वेश्चन में लिखा ना हो, अगर क्वेश्चन में लिख के दे रहा है कि यू हैव टू ड्रॉ द वर्टिकल ग्राफ, देन उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा, पर देगा नहीं, तुम लोग का बुक में भी नहीं है, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल, ओके। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सो बारग्राफ में कोई Yes, डाउट sir. किसी को, एनी डाउट्स एनीवन? ऋषिकेश कोई डाउट? No, sir. नवदीप? No, sir. तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिख के दिया है, ट्राई टू कैसे ड्रॉ किया है वो देखना, और कैसे तुम्हारा हम लोग क्या क्या पॉइंट्स मतलब वी शुड फॉलो व्हाइल ड्राइंग ए बार ग्राफ वो देखना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखा है, यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखा है, ओके। दिस आर द एप्रोप्रिएट लेबल्स फॉर द कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस। तो नेक्स्ट आएंगे हम लोग हिस्टोग्राम पे। सो फॉर हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड इन दिस केस क्लास इंटरवल्स चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कैटेगरी ऐसा ग्रोसरी रेंट ऐसा टाइप का कैटेगरी नहीं होता, डिस्टिंक्ट कैटेगरी, ठीक है। इंस्टेड यू आर गिवन डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास, क्लास इंटरवल्स के हिसाब से दिया रहता है, समझ में आ रहा है? सो हिस्टोग्राम बारग्राफ की तरह ही है, बट फॉर क्लास इंटरवल्स यू कैन से दैट हिस्टोग्राम्स
आर बार ग्राफ्स फॉर क्लास इंटरवल। समझ में आ रहा है? और एक डिफरेंस क्या है बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स में? हिस्टोग्राम्स जॉइंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, वेयर वन बार इज कनेक्टेड टू द अदर वन। ठीक है, जिस पॉइंट पे पहला बार खत्म होता है, सेकंड बार उसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। समझ में? यहाँ पे जो गैप था, यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बीच में गैप है, दो बार ग्राफ के बीच में गैप है, बट हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ So histograms are actually used for representing continuous values। ठीक है, तो जैसे एक तुम्हारा न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा का स्प्रेड अगर तुमको देखना है, स्प्रेड मतलब तुम्हारा हर एक न्यूमेरिकल डेटा को अगर तुम कैटेगराइज करोगे, क्लासेस में अगर कैटेगराइज करोगे, हर एक क्लास का वेटेज कितना हो रहा है, हर एक क्लास का तुम्हारा फ्रीक्वेंसी कितना, काउंट कितना हो रहा है। सो फॉर द कंपेयरिंग दैट, मतलब बार ग्राफ की तरह ही है, बट एक्सिस एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा डिस्टिंक्ट यूनिक फिक्स्ड कैटेगरीज नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, कनेक्टेड कैटेगरीज होता है, कैटेगरी भी नहीं, यहाँ पे वैल्यूज होता है। ठीक है, डेटा का रेंज होता है। सो हर एक रेंज में कितना क्वांटिटी है, कितना वैल्यूज है, कितना आइटम्स है, सो वी कैन शो दैट यूजिंग हिस्टोग्राम। समझ में आया हिस्टोग्राम? समझ में आया थोड़ा सा? हाँ Yes, sir. So let us start histogram. सेकेंड टाइप का था ये। सो हिस्टोग्राम क्या होता है? Histograms plot quantitative data with ranges of the data grouped into bins or intervals। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, histograms are graphical representations of data that show distribution distributions of variables। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तुम्हारा, सोचो तुम्हारे पास एक क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी को अगर तुम ग्रुप करोगे, क्वांटिटी का जो वैल्यूज है उसको अगर तुम ग्रुप करोगे तो कैसा होगा? ठीक है, सो दैट फॉर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेरिएबल्स, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। मैं तो भी लिख सकता हूँ, और फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल। सिंपल भाषा में ये होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने जो आगे का क्लास में जो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाला था फ्रॉम यूजिंग टैली मार्क्स, याद है? टैली मार्क्स यूज करके हर एक क्लास का हम लोगों ने क्या निकाला था? फ्रीक्वेंसी निकाला था, है कि नहीं? हाँ तो सिमिलरली उसी Yes, sir. डेटा को हम लोग, उसी टेबल का जो डेटा है,
हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नॉट एज ए बार ग्राफ। उस टेबल को हम लोग, कौन सा टेबल, लास्ट क्लास में देखा था हम लोगों ने, ये वाला टेबल था, है कि नहीं, ये टेबल था। इस टेबल को हम लोग बार ग्राफ हिसाब से नहीं डिस्प्ले मतलब रिप्रेजेंट कर सकते। क्यों? दीज आर नॉट डिफरेंट क्वांटिटीज, कैटेगरीज अलग अलग कैटेगरीज नहीं। 30.5 to 35.5 इज ऑल्सो आर ऑल्सो वेट्स, ये भी वेट है, ये भी वेट है, तो हर एक चीज वेट है। दीज आर जस्ट ग्रुप्स ऑफ वेट्स, ठीक है। सो दैट इज वाई फॉर एट एवरी न्यूमेरिकल रेंज ऑफ वेट we have to check which range is the highest one, which range is the most occurring one. So for that we have to find the frequency, and that frequency can be represented as the bar, the height of the bar against that class. समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ। So वही है. So we have already learned how to draw continuous class intervals. कैसे हम लोग डेटा से continuous class intervals निकाल के उसका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, याद है ना? सबको याद है? हाँ। सो यहाँ पे जो डेटा है, सपोज दिस इज द डेटा, इट इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है? एक क्लास का अपर लिमिट इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्लास, है कि नहीं? सो दैट इज वाई वी से सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 40.5 है, यहाँ पे 40.5 है, 45.5 है, 45.5 है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हर एक क्लास का अपर लिमिट उसके नेक्स्ट क्लास का लोअर लिमिट के साथ मैच हो रहा है। सिमिलरली हर एक क्लास का विड्थ सेम है, क्लास विड्थ सेम है। इसका क्लास विड्थ कितना है? पहला वाला का क्लास विड्थ कितना है? 5 है। क्यों 5 है? 35.5 माइनस 30.5 दैट इज 5, है कि नहीं? सिमिलरली इसका भी 5 है, इसका भी है, तो हर एक का 5 हो गया। यस और नो? यस। एंड व्हाट आर दीज? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज, मतलब 30.5 टू 35.5 का के बीच में जो वैल्यूज आते हैं, obviously 35.5 the exact value of 35.5 is excluded from this class, इस क्लास से excluded है, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड किया जाता है, बट आई एम टॉकिंग दैट 30.5 से लेकर 35.5 तक तुम्हारा जितना भी डेटा पॉइंट्स हम लोगों को मिला है, डेटा वैल्यूज मिला है कलेक्टेड डेटा में, उस डेटा में कितना बार रिपीट कर रहा है कि नहीं? कितना बार इस रेंज का वैल्यूज रिपीट कर रहा है, आ रहा है, दिखाई दे रहा है। सो दैट इज 9, है कि नहीं? सो दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स समथिंग ऑकर्स, है कि नहीं? उसी चीज को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। साइंस में भी उसका सेम मीनिंग ही है कि नहीं? साउंड का फ्रीक्वेंसी है, लाइट का फ्रीक्वेंसी होता है कि नहीं? दैट इज द फ्रीक्वेंसीज ऑफ वाइब्रेशंस। दैट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दे मूव टू एंड फ्रो देयर मीन पोजिशन। यस और नो? पढ़ा है ना? हाँ। हाँ, सिमिलरली यहाँ पे भी एक वैल्यू, डेटा का एक वैल्यू या फिर एक रेंज ऑफ वैल्यूज कितना बार आ रहा है, कितना बार डेटा में दिखाई दे रहा है, कितना बार रिपीट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसलिए उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है? तो उस हर एक जो हम लोग का क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल में हर एक मतलब फ्रीक्वेंसी, द नंबर्स का जो फ्रीक्वेंसीज है वो कैसे क्लास इंटरवल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे तुम सोचो 35 का जो वैल्यू है वो हम लोग कहाँ पे लेंगे? पहले वाले क्लास में लेंगे। सो ये सब 35, 31, 32, ये सब जो 30.5 से लेकर 35.5 तक जो वैल्यूज है वो सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है?
कौन सा क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो वी कैन रिप्रेजेंट दैट यूजिंग द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो क्या क्या कहा जाता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. समझ में आया क्यों ग्रुप्ड है, क्योंकि बिकॉज द डेटा इज ग्रुप्ड इनटू क्लास इंटरवल्स. फ्रीक्वेंसी क्यों है, बिकॉज एवरी क्लास इंटरवल हैज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वी डिनोट फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट एवरी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते, वी काउंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डेटा इंटरवल्स ऑफ, वी काउंट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डेटा पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास इंटरवल्स. सिमिलरली जो थर्ड पॉइंट है क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक वैल्यू कौन सा जगह में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और एक डेटा पॉइंट कौन सा क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना बार हो रहा है. समझ में आ रहा है. So that is why this table that you are seeing, table 14.6 that you are seeing on your screen, is called a grouped frequency distribution table. समझ में आया. हाँ. बाकियों को समझ में आया. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो हम लोग के पास जो डेटा अभी दिखाई दे रहा है, दिस डेटा कंटेन्स हाउ मेनी क्लासेस, क्लास इंटरवल्स कितना है, 1 2 3 4 5 6. तो देयर आर टोटल ऑफ 6 क्लास इंटरवल्स. ओके, इसका मतलब हम लोग का बार कितना होगा, हाउ मेनी बार्स विल बी देयर इन आवर हिस्टोग्राम. बोलो कितना बार्स होगा. 6. अदर्स व्हाट डू यू थिंक, कितना होगा. Sir, 6. 6. नवदीप ऋषिकेश कितना होगा. Sir, 6. सो यहाँ पे भी 6 हो रहा है बिकॉज वी हैव 6 क्लास इंटरवल्स. सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट दिस इज सिमिलर टू ए बार ग्राफ. जस्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही टाइप का डेटा, एक ही कैटेगरी का डेटा, फॉर एग्जांपल इन दिस केस वेट्स इन केजी, वही डेटा को हम लोग क्लासेस में डिवाइड करके हर एक क्लास में कितना काउंट आ रहा है, कितना बार काउंट आ रहा है नंबर्स का, वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं. ठीक है. सो सिमिलर, somewhat similar to a bar graph, बट उसका खुद का भी यूनिक प्रॉपर्टीज भी है. ओके, समझ में आ रहा है. हाँ. हाँ. सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे स्केल जो यूज करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द स्केल विच यू विल चूज हियर विल डिनोट द फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. सो फ्रीक्वेंसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट द स्केल फॉर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज वेल, जो हम लोगों ने नहीं लिखा था इन केस ऑफ बार ग्राफ. ठीक है. बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्केल लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखना पड़ता है. क्यों लिखना पड़ता है, बिकॉज जो एक्स एक्सिस होता है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, उसमें भी हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज, इन दिस केस वेट्स, है कि नहीं. हम लोग अगर क्लास इंटरवल रिप्रेजेंट करेंगे, सो वी विल हैव टू प्लॉट weights on the x axis. ठीक है. and that weight is a numerical value. yes or no. Yes. समझ में आ रहा है. तो ये पहला वाला डिफरेंस है कि x एक्सिस में भी स्केल चाहिए. ठीक है. सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग क्या बैठाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग वेट्स बैठाएंगे, बिकॉज क्लासेस बैठता है ऑलवेज. ठीक है. क्लासेस आर सिमिलर टू कैटेगरीज, सो दैट इज व्हाई वी आर प्लेसिंग weights in this table. In this example we are placing weights in kg as the x axis values, and similarly y axis में क्या होगा, y axis will denote the frequency. अब ये frequency यहाँ पे क्या मीन कर रहा है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली frequency नहीं लिखेंगे, because that frequency is actually representing what, that frequency is actually representing number of students.
यस और नो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हाँ Yes, sir. सो यहाँ पे एक रूल होता है, Yes, sir. हिस्टोग्राम ड्रॉ करने का एक रूल होता है, बहुत इजी सा रूल है, एंड मोस्ट ऑफ द डेटा यू विल गेट फ्रॉम द टेबल. ओके, जो सा टेबल तुम लोग बना रहे हो उसी से तुम लोग को ये डेटा मिल जाएगा. सपोज लास्ट टाइम जब हम लोगों ने तुम्हारा विड्थ लिया था, वी टुक एनी वैल्यू, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो बार का विड्थ, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, बट यहाँ पे जो विड्थ लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक दैट विड्थ according to the width you have taken, according to the axis, the scale which you are using for the x-axis. ठीक है, x-axis में जो स्केल यूज कर रहे हो वही स्केल तुम लोग कहाँ पे यूज करोगे, width ऑफ द बार हिसाब से यूज करोगे. समझ में आ रहा है? तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो यहाँ पे देखो देखो जैसे देखो उन लोगों ने क्या लिया, they have taken 1 centimeter as 5 kg. क्यों 5 kg लिया? दैट बिकॉज दैट 5 kg is nothing but the class width. सो मैं बोल सकता हूँ कि क्लास विड्थ ही अल्टीमेटली बार का विड्थ हो जाता है. समझ में आ रहा है? समझ में आया? हाँ Yes, तो sir. कुछ कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है. सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग ऑलवेज ट्राई टू टेक द क्लास, जो क्लास का जो तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं उसको, जो विड्थ है, क्लास का विड्थ है अल्टीमेटली बार का विड्थ होगा. और बिकॉज देखो डेटा कंटिन्यूअस है, 35 30.5 35.5 35.5 जहाँ पे खत्म होगा वहां से इस क्लास को तुमको स्टार्ट कर देना पड़ेगा, है कि नहीं? सो दैट इज वाई यू हैव टू कंसिडर, बिकॉज देखो ये जो गैप है, ये गैप को इसके साथ भी मिलाना है. सो हर एक बार का वैल्यू सेम होगा, दैट वैल्यू विल बी द क्लास विड्थ. ओके, अकॉर्डिंग टू द एक्सिस यू आर यूजिंग. सो यहाँ पे जो बोला है, वी रिप्रेजेंट द वेट्स ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद a suitable scale. So for me that suitable scale is 1 centimeter equal to the class interval, मतलब sorry class width. समझ में आ रहा है? Is it clear? यस तो स्टेप्स टू ड्रॉ के पहले मैं दिखा देता हूँ क्या होता है यहाँ पे. इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा बार्स होता है ऑब्वियसली, एंड दोस बार्स आर कनेक्टेड. ओके, सपोज कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से अगर स्टार्ट होगा तो अल्टीमेटली यू विल गेट वैल्यूज लाइक दिस. हर एक बार का विड्थ सेम होगा, सभी मिल सकता है तुम लोगों को. So this is an example of a histogram. So ये जो ग्राफ है यहाँ पे क्या होता है, दिस बार, सो जो ये तुम्हारा यहाँ पे जो वैल्यूज होगा, सोचो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच. सो दिस आर व्हाट, ऑल दिस आर नथिंग बट व्हाट, क्या है, व्हाट आर दिस? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑलवेज फ्रीक्वेंसीज है. समझ में आया? हाँ Yes, sir.
So let us draw. So steps. First step is to ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट. अगर पहले से किया गया नहीं है then we have to do it. नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 होगा तुम्हारा find the following from the frequency distribution table. नंबर A. वो जो 3 चीज का डेफिनेशन दिया था मैंने, वही 3 चीज निकालना पड़ेगा. फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं. समझ में आ रहा है? हाँ. नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स. नंबर 3 में देखते हैं कॉमन assumptions. कॉमन assumptions और uses. पहला वाला नंबर ऑफ बार्स. ओके. उसके बाद है कि नहीं? समझना है? या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्लास विथ लिख सकता हूँ. हर एक क्लास का सेम ही होगा. दिस विल बी क्लास विथ. ओके. तो क्लास विथ एकदम ऐसा मत लिख देना 5 kg तो 5 kg लिख देना. 5 kg को हम लोग 1 सेंटीमीटर हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे.
है कि तो लेंथ का बारे में है ना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। Number of bars in the histogram is equal to number of class intervals. Width of each bar is equal to class width, obviously in appropriate scale. अगर 1 सेंटीमीटर 5 kg ले रहा है तो 1 हर एक बार का width कितना होगा 5 kg होगा। इसका मतलब तो मैं 5 kg तो वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे 1 सेंटीमीटर यूज करूंगा, है कि। Similarly, every subsequent bar starts from the point where the previous bar ended. जहाँ पे पूरा आगे का बार खत्म होता है वहां से तुम्हारा नया बार स्टार्ट होता है। समझ में आया। If the lower limit of the first class is not equal to 0, you say kink in the horizontal axis. Kink क्या होता है, ऐसा टाइप का एक चीज होता है कि नहीं। समझ में आ रहा है। क्लियर, समझ में आया ये पॉइंट्स। हाँ बाकियों को समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज के लिए इतना तक रहने दो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज को ड्रॉ करके देखेंगे, बिकॉज ये इसका ड्राइंग इंपॉर्टेंट एग्जाम में देता है। सो विल जैसे कैसे एग्जाम में देगा मैं बोल रहा हूँ। यू विल बी गिवन दिस क्वेश्चन, इसके साथ बोलेगा prepare a frequency distribution table for the data given above and also draw its frequency polygon या फिर तुम्हारा हिस्टोग्राम। ठीक है, तब क्या करोगे, तब तुमको डेटा को भी अच्छा से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब टेबल को भी अच्छे से बनाना पड़ेगा। उस टेबल के बेसिस पे तुमको ग्राफ फीड करना पड़ेगा। ओके, सो मैं यहाँ से भी एक करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन को मैं यहाँ पे भी करूंगा, इसका भी मैं हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन दोनों बनाऊंगा। ओके, बट लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पोलीगॉन। समझ में आया, सबको समझ में आया। हाँ Yes, sir. आज का क्लास में किसी को क्वेश्चन। Yes, sir. सो इस चीज को मैं No, नेक्स्ट sir. क्लास में अप्लाई करूंगा, देन यू विल बी एबल टू सी कि एक्चुअल हिस्टोग्राम में ये जो मैंने लिखा है विड्थ ऑफ ईच बार ये होता है, नंबर ऑफ बार्स कितना होता है। सो वो क्या होता है अल्टीमेटली, वी कैन से दैट हम लोग यहाँ पे और कैसे एक्स एक्सिस का स्केल लेते हैं। वाई एक्सिस का स्केल तो मिलना बहुत ईजी है, एक्स एक्सिस का तो क्लास इंटरवल का स्केल है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा, उसका भी एक मैथमेटिकल टेक्निक होता है। ओके, सो क्लियर एवरीवन।
हाँ Okay. हाँ सर। Yes, sir. ये चैप्टर बहुत यस सर। मार्क्स स्कोरिंग है, सबको बोल रहा हूँ। इतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है। इसको अगर अच्छा से करोगे, जो रूल्स है उसको फॉलो करोगे, तब यहाँ से एक क्वेश्चन देगा ही, और अगर उस क्वेश्चन को करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, एक या दो क्वेश्चन देगा इन योर एग्जाम। सो ट्राई टू गेट फुल मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हारा कैलकुलेशन इतना भी नहीं होता है, टफ भी इतना नहीं होता है। दे आर फेयरली सिंपल एंड यू हैव टू फॉलो सम वेरी बेसिक स्टेप्स, है कि नहीं? सो ये है वैसा टाइप का चैप्टर है, स्टैटिस्टिक वैसा टाइप का चैप्टर है जहाँ पे कैलकुलेशन इतना ज्यादा नहीं है, बट यू विल गेट फुल मार्क्स इफ यू डू द थिंग करेक्ट। समझ में? तो ट्राई टू गेट फुल मार्क्स। जैसे ये चैप्टर हो गया, उसके बाद सिमिलरली और एक चैप्टर है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल मार्क्स मिलेगा तुम्हें इफ यू डू इट प्रॉपर्ली, बिकॉज उसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ है नहीं। ठीक है, इतना कोई थ्योरम वेरम प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। सिमिलर इज द केस हियर ऑल्सो। समझ में आया? ये चैप्टर, उसके बाद और एक चैप्टर मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सो इन दिस चैप्टर आल्सो यू विल सी दैट वहाँ पे भी सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस होता है, परसेंटेज में निकालना पड़ता है, डेसिमल फ्रैक्शंस में निकालना पड़ता है। सो दैट इज आल्सो फेयरली सिंपल। तो ये सब चैप्टर्स से मार्क्स लूज मत करना। ट्राई टू डू द सम्स करेक्टली फ्रॉम दिस चैप्टर्स, बिकॉज दिस चैप्टर्स आर वेरी मार्क्स लूजिंग। ओके, समझ में आया सबको? हाँ ओके देन, हाँ, बाय, sir. गुड नाइट। बाय गुड नाइट। Bye, sir. Good night. बाय सर, गुड नाइट।